हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 12th विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें हमने एक लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हम स्टार्ट कर रहे हैं विद्युत परिपथ आरेख। विद्युत परिपथ आरेख। तो देखिए, सबसे पहले हम सीखते हैं कि विद्युत परिपथ आरेख क्या होते हैं। तो देखो, कोई भी विद्युत परिपथ बनाते हैं, किसी भी विद्युत परिपथ में, किसी भी विद्युत परिपथ में अनेक विद्युत अवयव, अनेक विद्युत अवयव पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। देखिए भी, जैसे आपने कभी विद्युत परिपथ आरेख देखा होगा तो आपने प्रतिरोध को देखा होगा उसमें, उसके बाद आपने श्रेणी क्रम में एमीटर को जुड़ते हुए देखा होगा, उसके बाद आपने कुंजी को देखा होगा, आपने शेल वगैरह को देखा होगा। तो इस प्रकार से जुड़कर एक क्या बनता है, विद्युत परिपथ आरेख बनता है। तो बेसिकली क्या कहते हैं कि किसी भी विद्युत परिपथ में अनेक विद्युत अवयव उपस्थित होते हैं। बेसिकली ये जो विद्युत अवयव हैं वो क्या हैं, जैसे सेल हो सकता है बैटरी हो सकती है, सेल के स्थान पे क्या हो सकता है, बैटरी। कुंजी हो सकता है, क्या हो सकता है भैया, कुंजी, जिसको अपन प्लग बोलते हैं। प्रतिरोध हो सकता है, तार संधि हो सकती है या तार संयोजन हो सकते हैं। आपके यहां पे धारा नियंत्रक हो सकता है, आदि अवयव हो सकते हैं, आदि अवयव यहां पे उपस्थित हो सकते हैं। तो क्या कहते हैं, उसे विद्युत परिपथ आरेख कहते हैं। कि किसी भी विद्युत परिपथ में, इस प्रकार के विद्युत परिपथ में अनेक अवयव उपस्थित होते हैं। उन अवयवों को, जैसे अवयव हैं सेल, बैटरी, कुंजी, प्रतिरोध, तार संयोजन, धारा नियंत्रक आदि, इन अवयवों को से जो परिपथ बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, परिपथ आरेख। अब यहाँ पे हम सीखते हैं कि जो ये विद्युत अवयव हैं उनको किस प्रकार के प्रतीकों से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्रम संख्या लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे विद्युत अवयव लिख सकते हैं, विद्युत अवयव, और हम यहाँ पे लिख देंगे उनका प्रतीक। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसे सबसे पहले हम काम में लेते हैं सेल को। किसको लेते हैं, सेल, विद्युत सेल। सबसे पहले किसको ले रहे हैं विद्युत अवयव के रूप में, विद्युत सेल को। तो विद्युत सेल को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, इसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है कि एक चालक तार होता है, उसमें इस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसमें जहाँ पे छोटा भाग होता है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, बड़ा भाग होता है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इस प्रकार के प्रतीक को हम क्या बोलते हैं, विद्युत सेल। दूसरा पॉइंट आता है बैटरी। क्या बोलते हैं, बैटरी, या फिर हम इसी को बोलते हैं सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन अर्थात बहुत सारे सेलों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाती है, वो बैटरी। और बैटरी को कैसे दर्शाते हैं, कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं। बहुत सारे सेल मिलकर के क्या बना रहे हैं आपके यहाँ पे, बैटरी। तो बैटरी को इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। देखो, ये एक सेल है, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, बहुत सारे सेल मिल रहे हैं। तो ये क्या बन रही है आपके यहाँ पे, बैटरी बन रही है। तीसरा आपके यहाँ पे हो सकती है कुंजी। क्या हो सकती है, कुंजी। कुंजी दो प्रकार से होती है, एक हो सकती है खुली कुंजी और एक हो सकती है बंद। तो पहले हम देख लेते हैं खुली कुंजी क्या होती है। तो इस प्रकार का जो चिन्ह होता है वो कुंजी का होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग, ये कुंजी खुली है। और अगर हम बात करेंगे बंद कुंजी की, बंद कुंजी, कुंजी को ही हम क्या बोलते हैं, प्लग भी बोल देते हैं। क्या भी बोल देते हैं, प्लग। तो इसमें क्या कर देते हैं, ऐसा ही चिन्ह होता है, बस फर्क ये होता है कि इसमें बीच में एक डॉट लगा देते हैं। तो ये आपका कौन सा कुंजी हो गया, बंद कुंजी। क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप लोग इतनी बातों को। उसके बाद अपने यहाँ पे काम में लिया जाता है
तार संधि किसको काम में लिया जाता है? तार संधि या तार संयोजन भी बोल सकते हैं। तो अपने पास एक क्या है? तार है, इसमें हम किसी दूसरे तार को जोड़ रहे हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रदर्शन होगा तार संधि का। ये तो जुड़ रहा है इसलिए हमको बोल रहे हैं तार संधि। अगर हम इसको इसके ऊपर हो निकालना चाह रहे हों, अर्थात हम इस तार की क्रॉसिंग करवाना चाह रहे हों, तो छठा जो पॉइंट बन जाएगा वो बन जाएगा तार क्रॉसिंग। तार क्रॉसिंग, तार क्रॉसिंग में क्या होगा कि भाई ये कोई तार है, कोई दूसरा तार आ रहा है और हम इसमें जोड़ेंगे नहीं और इसको हम बाहर से ही ऊपर होकर के निकालेंगे, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे चिन्ह बनाना पड़ेगा। ये किसके लिए हो गया? तार क्रॉसिंग के लिए हो गया। बात क्लियर है? उसके बाद हम 7वां पॉइंट पढ़ लेते हैं यहाँ पे, प्रतिरोध। प्रतिरोध को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं? तो प्रतिरोध को प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है कि आप एक तार लीजिए और उस तार को जिगजैग टाइप में क्या कर दीजिए? मोड़ दीजिए। इस प्रकार से जो प्रदर्शन होगा वो प्रतिरोध का प्रदर्शन होगा, अर्थात प्रतिरोध को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे आता है उसके बाद 8वें नंबर पे आपके यहाँ पे आता है कि जो आपके यहाँ पे धारा नियंत्रक है, धारा नियंत्रक, या इसी को ही बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है कि भाई ये क्या होता है? प्रतिरोध होता है, और इस प्रकार से हम धारा नियंत्रक को क्या कर देते हैं? प्रदर्शित। हाँ, इसी को एक दूसरे तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। हम इसको इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं कि आपका क्या है? प्रतिरोध है, और इसको हम बीच में से इस प्रकार से काट दें, तो ये भी आपका धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोध होता है। अर्थात इन दोनों को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगला पॉइंट, वो होता है आपके यहाँ पे जैसे वोल्ट मीटर। क्या है? वोल्ट मीटर। क्या है भैया? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर को कैसे प्रदर्शित करते हैं? यहाँ पे V लगा देते हैं और इस V को दोनों तरफ से क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं तार के माध्यम से। तो एक तरफ प्लस आवेश होगा, एक तरफ माइनस। इसी प्रकार जो आपका होता है वो होता है एमीटर। क्या होता है? अमीटर होता है, और अमीटर को भी हम इस प्रकार से दर्शाते हैं, जैसे ये A है, इधर से माइनस से जोड़ दिया, इधर से हमने किसको जोड़ दिया? प्लस से। ये क्या है? एमीटर का प्रतीक चिन्ह है। उसके बाद एक अंतिम और महत्वपूर्ण जो है वो है बल्ब। क्या है? बल्ब। बल्ब को कैसे प्रदर्शित करेंगे? देखो, बल्ब को प्रदर्शित करने का एक तरीका है कि आप इस प्रकार से बल्ब को प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि ये आपका क्या है? बल्ब है। ये भी आपका क्या है? बल्ब है। तो देखिए, आपने इस चीज को बड़े आसान ढंग से सीख लिया होगा कि विद्युत परिपथ आरेख क्या होता है। तो किसी भी विद्युत परिपथ में, जैसे ये कोई विद्युत परिपथ है, इस विद्युत परिपथ में अनेक विद्युत अवयव उपस्थित होते हैं, उनको किस प्रकार से व्यवस्थित करना है वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं। तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे। तो सबसे पहला है विद्युत सेल, जिसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत बैटरी, बहुत सारे सेलों को लगा दिया जाए तो एक बैटरी का निर्माण हो जाएगा। फिर है कुंजी। कुंजी दो प्रकार की होती है, खुली कुंजी होती है और एक बंद कुंजी होती है। खुली कुंजी को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है और बंद कुंजी को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद आता है तार संधि। तार संधि में क्या होगा? तार होता है, दूसरा तार आता है तो यहाँ पे जुड़ जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं? तार संधि। उसके बाद है तार क्रॉसिंग। तार सीधा तार है, उसको क्रॉस करवा रहे हैं, अर्थात हम उसको जोड़ नहीं रहे हैं, उसके ऊपर होकर निकाल रहे हैं, तो इस प्रकार से प्रदर्शित करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं प्रतिरोध की। तो प्रतिरोध को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं जैसा हमने यहाँ पे भी दर्शाया है। उसके बाद हम धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोध आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं ये। तो इनको इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। दोनों का अर्थ क्या है? सेम ही होता है। वोल्ट मीटर V से प्रदर्शित किया जाता है, अमीटर को A से प्रदर्शित किया जाता है, और बल्ब आपके यहाँ पे इस प्रकार से प्रदर्शित होता है। एक यहाँ पे महत्वपूर्ण और नोट डालने वाली बात यह है, विशेष बात यह है कि जो वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा होता है।
वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? सबसे ज्यादा। और अगर हम बात करें एक आदर्श वोल्टमीटर की, आदर्श वोल्टमीटर, तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। कितना होता है? अनंत प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध कितना होता है? अनंत, मतलब बहुत ज्यादा होता है। बहुत क्या होता है? ज्यादा। और जो आपका आदर्श एमीटर होता है, आदर्श एमीटर, इसका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है। अगर आदर्श ही है तो इसका शून्य प्रतिरोध होगा। क्या होगा भैया? शून्य प्रतिरोध। अब हम ये भी सीखेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है। तो हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे ओम का नियम। क्या पढ़ेंगे? ओम का नियम। पॉज करके नोट करिए, हम ओम का नियम सीखने वाले हैं, ठीक है? तो आप नोट करेंगे, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक? पॉज करके नोट करना। बहुत आसान चीजें हैं, आप एक बार अपनी कॉपी में लिखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, इजीली याद हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला जो यहाँ पे पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, वो है आपके यहाँ पे ओम का नियम। ओम का नियम। ओम का नियम, तो देखिए ओम का नियम क्या है, किसने दिया, क्या है ये? तो भाई ओम के नियम को देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम। इस नियम को देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम। और इस नियम को इन्होंने दिया था सन 1827 में। कब दिया था? सन 1827 में। जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1827 में ओम का नियम दिया। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि इस नियम के अनुसार किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं। भौतिक अवस्थाओं का मतलब क्या है कि चालक तार की क्या समान होनी चाहिए? चालक तार की भौतिक अवस्थाएं समान होनी चाहिए। भौतिक अवस्था समान। और भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी हो सकती? हो सकता है उसका लंबाई, अर्थात लंबाई उसकी क्या होनी चाहिए? समान। उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान होना चाहिए। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। वह ताप समान होना चाहिए। ताप क्या होना चाहिए? समान। ये चीजें क्या होनी चाहिए? उसकी भौतिक अवस्थाएं समान होनी चाहिए। लंबाई समान होनी चाहिए, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान होना चाहिए और ताप समान होना चाहिए। तो उसमें हम कुछ घटना सीखेंगे या कुछ चीजें चेंज करेंगे, कुछ परिवर्तन करेंगे, विद्युत धारा डालेंगे, विभवांतर उत्पन्न होगा, विभवांतर क्रिएट होगा, तो विद्युत धारा में क्या रिलेशन है उसको बताया। तो ओम के नियम में विभवांतर और धारा के मध्य, विभवांतर और धारा के मध्य संबंध बताया जाता है। मध्य क्या बताया जाता है? संबंध। ठीक है, अब देखिए क्या है ये। तो इस नियम के अनुसार देखो, मैं इसकी दो डेफिनेशन बताऊंगा, दोनों ही सही हैं, दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किसी चालक तार में, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा, यह धारा प्रवाहित करते हैं, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा उस चालक के सिरों, उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। किसी चालक तार में प्रवाहित धारा उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के क्या होता है? समानुपाती होता है। समानुपाती होता या होती है, उसमें प्रवाहित धारा जो है उसमें उपस्थित विभवांतर के क्या होती है? समानुपाती होती है। आसान डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन क्या होता है? वही होगा कि चालक तार की भौतिक अवस्थाएं क्या होनी चाहिए? समान, अर्थात समान ताप पर, समान लंबाई पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? समान। समान ताप पर किसी चालक के सिरों, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, सिरों पर, किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न
विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। विद्युत धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। ये बात है। अरे दोनों डेफिनेशन क्या है? एक ही है। क्या कहा कि मान लो ये कोई चालक तार है, ये कोई क्या है? चालक तार है। इस चालक तार की बातें हो रही हैं तो इस चालक तार की लंबाई समान होनी चाहिए। जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं या किसी दूसरे चालक तार की बात कर रहे हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये a समान होना चाहिए, लंबाई a, और टेम्परेचर भी फिक्स होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर भी समान होना चाहिए। जितनी भी धातु या जितने भी चालकों की हम बात कर रहे हैं उनमें चालकों की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें जो इसके सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर है, विभवांतर v, इसमें प्रवाहित धारा के क्या होगा? I के समानुपाती होगा। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर इसमें हम I विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो इस विद्युत धारा के क्या होगा? समानुपाती होगा। अर्थात कह सकते हैं कि किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती। समानुपाती का चिन्ह है ये। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो समानुपाती का जब चिन्ह हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे कांस्टेंट हमने ले लिया R। क्या आ गया? R। अर्थात यहाँ पे R एक नियतांक है। R एक क्या है? नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। R क्या है? यहाँ पे नियतांक है। अर्थात यहां से ये समीकरण बन के आई है V बराबर I इंटू R। देखो V बराबर R I लिखा हुआ है, मैंने I को पहले लिख दिया, R को बाद में लिख दिया। ये कोई बात ऐसी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। अरे 4 गुणा 3 लिख दो, चाहे 3 गुणा 4 लिख दो, वही बात है। ये अपन ने एक समीकरण दे दिया, स्टार दे देते हैं, इसको काम आएगा जीवन में। तो V बराबर क्या है? IR है। यही आपका क्या है? ओम का नियम है। क्या है? ओम का नियम। यहां से क्या चीज निकल के आई है आपके? यहाँ पे R का मान निकालना है। R क्या है? R एक प्रतिरोध है। यहाँ पे हमने R को डायरेक्ट क्या पढ़ा है? प्रतिरोध पढ़ा है, लेकिन अब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रतिरोध क्या होता है कि जब किसी चालक तार की में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जो प्रवाहित होने वाली धारा है उसके मार्ग में जो उत्पन्न अवरोध है उसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध। तो क्या कहेंगे डेफिनेशन के रूप में कि किसी चालक तार में प्रवाहित धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट करिए, फिर हम आगे चलेंगे। तो वो मैं पॉज करके नोट कर लेना, मैं आगे आपको यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक, देखिए तो यहाँ पे हम प्रतिरोध को समझते हैं। किसको समझते हैं? प्रतिरोध। तो ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा आप लोग, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध की अभी अपन ने डेफिनेशन बताई थी रेजिस्टेंस की। ये क्या होता है कि चालक तार में किसी चालक, ऐसे लिखेंगे, किसी चालक तार में विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध, मार्ग में उत्पन्न अवरोध को ही क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध को R से प्रदर्शित किया जाता है, ये याद रखेंगे। प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित किया जाता है? R से प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर है? किससे प्रदर्शित करते हैं? R से। तो R से प्रदर्शित कर रहे हैं। इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम, OHM। क्या होता है? ओम। या फिर इसको ऐसे भी दर्शा देते हैं, इस प्रकार से,
इसको दर्शाने का ये चिन्ह होता है, इसे क्या बोलते हैं? ओम। क्लियर है? यहां पर ओ जो आपका प्रतिरोध है उसका एक और मात्रक बनाया जा सकता है। देखो कैसे बना सकते हैं? अन्य मात्रक। अन्य मात्रक तो देखिए भाई, अन्य मात्रक के रूप में तो हम जानते हैं ओम के नियम से। कौन के नियम से? ओम के नियम से। तो अभी हमने पढ़ा है ओम का नियम क्या है? V बराबर आई आर। V बराबर क्या होता है? I इंटू आर। अपन R की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो R बराबर, यहां से R बराबर क्या आ जाएगा? आप ही बताइए मुझे, R बराबर क्या आ जाएगा? V बटे आई। V बटे आई। क्लियर है? यहां पर अगर आप जानते हो तो V4 वोल्ट है, मतलब विभवांतर है, और I का मात्रक होता है एम्पियर। तो ये ऐसे भी हो सकता है वोल्ट बटे एम्पियर, वोल्ट बटे एम्पियर या वोल्ट प्रति एम्पियर। इसी आधार पर यहां पर एक ओम प्रतिरोध की हम परिभाषा भी लिख सकते हैं। तो यहां से एक नई परिभाषा भी बना सकते हैं और उसको बनाएंगे अपन। क्या परिभाषा बनेगी? एक ओम प्रतिरोध। देखिए सभी विद्यार्थियों का ध्यान अगर बोर्ड पे है अच्छे से तो वो इजीली इस चीज को समझ पाएगा। चलिए यहां हम बात करते हैं एक ओम प्रतिरोध की। क्लियर है भैया? एक ओम प्रतिरोध। तो एक ओम प्रतिरोध कैसे ज्ञात होगा? मतलब यहां पे आर कितना आना चाहिए? एक। ये एक कब आएगा? जब एक ही वोल्ट हो और एक ही क्या हो? एक एम्पियर ही क्या हो? धारा हो। तो हम क्या कहते हैं कि जब किसी चालक तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, तब उस चालक का जो प्रतिरोध होता है वो भी कितना होता है? 1 ओम प्रतिरोध होता है, या वह प्रतिरोध 1 ओम प्रतिरोध कहलाता है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन 1 आर बराबर हो जाएगा 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। ठीक, कहने का अर्थ यह है कि जब किसी चालक में, यदि किसी चालक में से लिखो, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो उसमें 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, तो इस चालक का प्रतिरोध भी 1 ओम प्रतिरोध कहलाता है। 1 ओम प्रतिरोध कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। क्लियर है? यहां तक समझ पा रहे हैं आप लोग? ये क्या है? प्रतिरोध के बारे में आपके यहां पे इंफॉर्मेशन है। तो प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का को किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। इसका मात्रक होता है ओम, OHM, या फिर इस प्रकार से इसको दर्शाया जाता है। अन्य मात्रक हम बना सकते हैं तो वोल्ट बटे एम्पियर भी हो सकता है। V बराबर, ये कैसे ज्ञात किया हमने? ओम के नियम से। तो 1 R बराबर 1 वोल्ट बटे 1 I, मतलब यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो उसमें 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है। तो इस प्रतिरोध, तो इसका प्रतिरोध भी कितना होगा? 1 ओम प्रतिरोध होगा। इस चालक का जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा? 1 ओम प्रतिरोध होगा इस चालक का। ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे, इस चालक का प्रतिरोध भी 1 ओम प्रतिरोध होगा। क्लियर है? यहाँ तक ये बातें आपको यहाँ तक इजीली समझ में आ रही हैं। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे प्रतिरोधों को या प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, तो मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक, तो देखिए भाई, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि प्रतिरोध क्या है। तो अभी हमने बताया था कि विद्युत धारा के मार्ग में जो उत्पन्न अवरोध है उसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं।
जो प्रतिरोध है किस किस चीज पर निर्भर करता है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो निर्भर करता है लंबाई पर। किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर। कौन निर्भर करता है? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध किस प्रकार से निर्भर करता है वो अपन लिख देते हैं कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। अर्थात चालक की लंबाई बढ़ने पर, चालक की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है। क्या भी बढ़ता है? प्रतिरोध भी बढ़ता है। कैसे कह सकते हैं कि जो R है वो समानुपाती होगा लंबाई के। समीकरण हम इसको क्या दे देंगे? एक। यहाँ पे L का मतलब क्या है? लंबाई। L का मतलब क्या है? लंबाई। क्लियर है? उसके बाद ये दूसरा कारक जो प्रभावित करता है वो है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए ध्यान से कि ये कोई चालक तार है, तो चालक तार इसकी तो ये क्या है? लंबाई है, और ये जो क्षेत्र है ये बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A। ठीक, तो देखिए, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से कैसे संबंधित है वो आप देख लो कि प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रम। अर्थात लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा। अर्थात ये एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती हैं, उल्टे हैं। देखो कैसे होता है। जैसे ये प्रतिरोध R है, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। अगर A का वैल्यू बढ़ेगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो R का वैल्यू कम होगा। A का वैल्यू कम होगा तो R का वैल्यू बढ़ेगा। इस प्रकार से ये एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये संबंध है। तीसरा है यहाँ पे ताप। क्या है? ताप। तो प्रतिरोध ताप के बढ़ने पर भी, प्रतिरोध ताप के समानुपाती, ताप के भी समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। प्रतिरोध किसके भी समानुपाती होता है? ताप। अर्थात ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अर्थात हम किसी चालक तार का टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसमें प्रतिरोध जो है वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अर्थात विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होगी। क्लियर है? उसके बाद चौथा जो पॉइंट है वो है जो प्रतिरोध है वो पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। प्रतिरोध चालक पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अर्थात अगर लोहे का होगा तो उसका प्रतिरोध अलग होगा, सिल्वर का होगा तो अलग होगा, गोल्ड का होगा तो अलग होगा, क्रोमियम का होगा तो अलग होगा, निकिल का होगा तो अलग होगा। निर्भर करता है। ठीक है, ये हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। यहां पर जो ये प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको देख करके यहां पे एक नई टर्म आती है, वो सुनिए कि जो इनका प्रतिरोध है R वो समानुपाती होता है इनकी लंबाई के और व्युत्क्रमानुपाती होता है इनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। ठीक है, समानुपाती होता है। अब यहां से हम समानुपाती स्थिरांक को हटाएंगे तो R बराबर हमारे यहां पे प्राप्त हो जाएगा। समानुपाती स्थिरांक हटाए तो कोई कांस्टेंट आया L/A। यहां पर ये ऐसा एक चिन्ह है जिसे हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। ये एक नियतांक है। ये क्या है? यह एक नियतांक है। क्या है भैया? नियतांक है जिसे प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट
प्रतिरोध कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या कहा? ये जो रो है ये समानुपाती क्या है? नियतांक है, जिसे क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। रो, अगर यहां पे रो की वैल्यू निकालनी हो आपसे तो आपको क्या करोगे? ये ए से इसको गुणा करोगे और एल का इसमें भाग दोगे, तो आर ए बटे एल बराबर क्या हो जाएगा? रो, यही होगा। तो रो बराबर क्या हो गया? आर ए बटे एल। तो यहां से ये समीकरण निकल के आ जाएगी, रो बराबर आर इंटू ए बटे एल। ठीक, बात क्लियर है यहां तक? अब मैं यहां पे जानना चाहता हूं आप लोगों से कि रो की डेफिनेशन कैसे बनाएंगे। तो मैं ऐसे कर लेता हूं कि चालक तार की लंबाई को 1 मीटर मान लेता हूं, लंबाई को क्या मान लेता हूं? 1 मीटर, और जो उसका क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसको भी मैं 1 मीटर स्क्वायर मान लेता हूं। तो 1 मीटर स्क्वायर, देखो ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये तो मीटर का स्क्वायर है और ये मीटर एक और है, तो ये मीटर की जो वैल्यू है वो 3 हो गई है। कितनी हो गई है? 3। तो एक घन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? घन। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ये क्या है? इस क्षेत्रफल है और इसमें कौन और ऐड हो गया? लंबाई। तो इस वजह से ये एक घन का आकार ले लेगा, तो इस प्रकार का एक चालक बन जाएगा। एक इस प्रकार का एक क्या बन जाएगा? चालक बन जाएगा। इस चालक, ये देखो, ये बन गया 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई वाला एक परिपथ बन गया, एक तार बन गया। इस तार में जो तार के अंदर ये दोनों बिंदुओं के बीच में, दो विपरीत फलकों के बीच में, दो विपरीत फलकों के बीच में जो आपका पदार्थ उपस्थित है उसका जो प्रतिरोध होगा वो ही क्या कहलाएगा? विशिष्ट प्रतिरोधकता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विशिष्ट प्रतिरोधकता। तो क्या कहेंगे कि 1 मीटर घन वाले, 1 मीटर घन वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहा? कि 1 मीटर घन वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध, या फिर क्या कहते हैं इसको? प्रतिरोधकता कहलाता है। प्रतिरोधकता कहलाता है। प्रतिरोधकता कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोधकता कहलाता है। समझने की कोशिश करेंगे आप लोग कि 1 मीटर तार, 1 मीटर घन वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध, मैंने यहां पे क्या किया है? A बराबर 1 ले लिया और L बराबर भी 1 ले लिया है। ठीक है, तो आयतन समान होगा इनका, तो ये क्या कर देंगे कि ये रो बराबर हो जाएगा आर गुणा 1 बटे 1, 1 से 1 कैंसिल है, तो रो बराबर क्या हो जाएगा? यहां से रो बराबर हो जाएगा आर। तो जो प्रतिरोध है वो ही क्या कहलाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध। तो हमने कहा 1 मीटर घन वाले चालक तार में उत्पन्न जो प्रतिरोध है वो ही क्या कहलाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध, अर्थात प्रतिरोधकता कहलाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए थोड़ा सा और मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं इस ही टॉपिक के बारे में, हल्का सा। तो जो आपके यहाँ पे धातु होते हैं ना, धातु और जो मिश्र धातु होते हैं, उनके लिए जो प्रतिरोधकता होती है वो बहुत कम होती है। प्रतिरोधकता क्या होती है? बहुत कम होती है। बहुत कम होती है। कितनी होती है ये होती है 10 की पावर -6 से 10 की पावर -8 ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। और जो रबर होते हैं आपके यहाँ पे, कांच होते हैं, और जो विद्युत रोधी होते हैं, विद्युत रोधी,
उनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो बहुत अधिक होती होगी। प्रतिरोधकता क्या होती है? बहुत अधिक। और वो बहुत अधिक जो वैल्यू है वो क्या है? वो होती है 10 की पावर 12 से 10 की पावर 17 ओम इंटू मीटर। क्या होता है? ओम इंटू मीटर। अब आप लोगों को शायद ऐसा महसूस हो रहा होगा कि सर ये ओम इंटू मीटर क्या है? तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इधर देखेंगे सभी विद्यार्थी। ये प्रतिरोधकता की डेफिनेशन है, आप चाहो तो स्टार डाल के यहां पे लिख दोगे प्रतिरोधकता। ठीक, देखिए सॉरी, रो बराबर क्या होता है? RA/L। यहां पे इसका मात्रक निकालना चाह रहे हैं प्रतिरोधकता का, तो मात्रक कैसे निकालेंगे? अरे प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम इंटू ए का मतलब है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अर्थात क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई भी मीटर में लेते हैं, चौड़ाई को भी किस में लेते हैं? मीटर। तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। और लंबाई है नीचे, तो लंबाई भी किस में ली जाती है? मीटर में। लंबाई भी किस में ली जाती है? मीटर। तो मीटर से मीटर मर गया, बचा क्या? ओम इंटू मीटर। तो रो का जो मात्रक है वो क्या होता है? ओम इंटू मीटर होता है। क्लियर है? तो मैं आशा करता हूं कि आपको इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें आपको अच्छी लगी होंगी। जो इन्फॉर्मेशन दी है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी, इसलिए आप इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।